में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लूटपाट, डकैती और रॉबरी की कई वारदातों में शामिल 3 अलग-अलग गैंग के 11 बदमाशों को करनाल पुलिस की CIA शाखा और थाना सिविल लाइन पुलिस ने पकड़ा है। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लूटपाट, डकैती और रॉबरी की कई वारदातों में शामिल 3 अलग-अलग गैंग के 11 बदमाशों को करनाल पुलिस की CIA शाखा और थाना सिविल लाइन पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने अकेले करनाल में ही कई वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए 11 बदमाशों में से 2 नाबालिग हैं। अब इन सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे यह पता लगाया जा सके कि कहां-कहां इन्होंने और वारदातों को अंजाम दिया है। करनाल पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने आज CIA कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि लूटपाट, डकैती और रॉबरी की कई वारदातों में शामिल 3 अलग-अलग गैंग के 11 बदमाशों को करनाल पुलिस की CIA शाखा और थाना सिविल लाइन पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 6 अवैध पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि CM सिटी करनाल में अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा था। रोजाना लूटपाट, डकैती और चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिनसे करनाल पुलिस की नाक में दम कर रखा था। जिसके बाद करनाल पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया, ताकि जिले में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाई जा सके, जिसका नतीजा यह है लूटपाट, डकैती और रॉबरी की कई वारदातों में शामिल 3 अलग-अलग गैंग के 11 बदमाशों को करनाल पुलिस की CIA शाखा और थाना सिविल लाइन पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 6 अवैध पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। करनाल पुलिस ने कल हमारे CIA इंस्पेक्टर दीपक और सिविल लाइन इंस्पेक्टर प्रतीक के नेतृत्व में करीब 11 आदमियों को अरेस्ट किया है। इनसे 6 वेपन और काफ़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभी तक प्रारंभिक जांच में जो इन अलग अलग गैंग्स ने कबूला है, उनमें हमारी एक डकैती, एक रॉबरी, 2 स्नैचिंग और इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट के भी 6 केसेस हमने दिए हैं। दूसरे गैंग में सर, जैसे मैंने बताया कि जो पहला गैंग है, इसमें हमने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अनाज मंडी से 2 महीने पहले एक रॉबरी की थी और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले असंत से भी एक पैसे छीने थे और 2 आर्म्स भी हमने रिकवर किए हैं, उनके भी आर्म्स एक्ट के केसेस इसमें दिए हैं। दूसरा गैंग में 5 लड़के शामिल हैं। इन्होंने इनसे भी एक हथियार रिकवर किया है और इन्होंने भी अभी पिछले हफ्ते असंत से एक मोटरसाइकिल और उसके साथ साथ कुछ पैसे छीने थे और वो डकैती का केस हमारे यहाँ रजिस्टर्ड था। तीसरे गैंग में हमने 3 लड़कों को पकड़ा है और इन तीनों से हमने हथियार बरामद किए हैं। उनके इलीगल आर्म्स के हमने केसेस रजिस्टर किए हैं। अभी उनसे पूछताछ चल रही है कि और किस किस एक्टिविटीज़ या किस किस इंसिडेंट में वो इन्वॉल्व हैं। टोटल सर 11 लोग हैं और 6 हथियार मिले हैं। हाँ, टोटल अभी ये 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 6 हमारे कंट्री मेड वेपन्स और इसके साथ साथ जो इनकी कार्ट्रिजेज हैं वो भी काफ़ी रिकवर हैं। इसमें 2 जुवेनाइल हैं जो आज हमने अरेस्ट किए और इनको जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके सामने पेश किया। बाकी को भी रिमांड पे लिया जाएगा ताकि और वारदातें? बिल्कुल, बाकी सभी को रिमांड पे लिया जाएगा। अभी प्रारंभिक पूछताछ ही हुई है और हमें लगता है कि आगे की पूछताछ में और भी केसेस सॉल्व होने की उम्मीद है, जिलों में मामले दर्ज हो रहे हैं क्योंकि कुछ आदमी बाहर के रहने वाले हैं और ये भी मुमकिन है कि इन्होंने आसपास के जिले और आसपास के स्टेट में भी इस तरीके की वारदात की। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत ने दी हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। आज कुरुक्षेत्र गुरुकुल में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। कहा, हिंदी हमारी राष्ट्र तथा राजभाषा है, इसको सभी को स्नेह पूर्वक अपनाना चाहिए। राष्ट्रभाषा से ही देश में एकता का भाव पैदा होता है। बिना भाषा के कोई भी राष्ट्र अधूरा माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज हर्ष का विषय है कि हिंदी दिवस को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है।
आज पूरे विश्व में हिंदी भाषा के कारण हमारी पहचान है। हिंदी ही पूरे विश्व की दूसरी भाषा है। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में हिंदी भाषा में कार्य का संकल्प लिया है और शेष सरकारी कार्यालय में भी हिंदी भाषा में कार्य हो। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो बलदेव बाबू नेशनल बुक ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अमित आर्य जी मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री वो आ रहे हैं और उसके साथ ही जो बुल्गारिया के राजदूत हैं वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुँचे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पले और इससे ज़्यादा लोग पढ़ें और उसी उद्देश्य से यहाँ पर हिंदी और मीडिया यानी कि मीडिया के हिंदी के विकास में मीडिया का क्या योगदान है उस विषय को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आज हम विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार आयोजित किया है और इस सेमिनार में मुख्य रूप से जो वक्ता हैं उनमें श्री बलदेव आर्य जी जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और श्री अमित आर्य जी जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मीडिया सलाहकार हैं और विशेष रूप से आए बुल्गारिया के एम्बेसडर जहां पर भारतीय भाषाओं पर शोध चल रहा है और विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हरदीप कुमार जी ने इन सब का स्वागत किया है। What we are currently focused on is the promotion of people-to-people contact. This is a very modern terminology we all are aware of. Bringing representatives of the two peoples to each other, closer to each other, is something very important. Before concluding, I just want to say a couple of other to the Vice Chancellor of the University, a book. What is this book about? You already know the story, but let me add a couple of extra words. कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में अलौकिक दीपमाला और आतिशबाजी हुई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व के मौके पर आज सचखंड श्री हरमिंदर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम को रहरास के बाद एसजीपीसी की ओर से अलौकिक दीपमाला और आतिशबाजी कराई गई। इस तरह का अलौकिक नजारा कहीं देखने को नहीं मिलता। वहीं इस अलौकिक नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आकाश में कोई पटाखों की वर्षा हो रही हो। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब ने ऊपर पटाखों की दस्तक एक अद्भुत नजारा पेश कर रही थी। अलौकिक आतिशबाजी को देखकर यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि मनमोहक आतिशबाजी का नजारा देखकर वे भी काफी आनंदित हुए। और अज सवेर तो ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा जोड़ा वो सवेरे दरबार साहिब के आए और सवेरे 9 तो 12 सुंदर जलौ जोड़े दरबार साहिब के अंदर सजाए गए और गुरबाणी का आनंदमय कीर्तन का आनंद माणिया और हुण रात नूं दीपमाला और अस्तबाजी का अलौकिक नज़ारा जोड़ा वो वेखण नूं मिलिया। मैं कहना ये रूहानीयत का केंद्र है और अज देशों विदेशों संगत जिहड़ी है श्री हरमिंदर साहिब आके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश दिहाड़े से जोड़े आनंद मान रही हैं और मैं इस मौके पर समुची संगत नूं लख लख बधाई दिना। जगमीत सिंह फ्रॉम दुबई। सो अज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा है, बहुत ही उत्साह वेख्या जा रहा है संगतां दे विच। सो सारिआं नूं लख लख बधाई इस गुरपुरब दी। आतिशबाजी का भी जो आनंद माणिया वो भी बहुत खूबसूरत सी। तो बहुत चंगा लग्या इत्थे आके, बहुत मन नूं शांति मिली। रमिंदरजीत कौर। अज का दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब आ। अज असीं सवेरे इत्थे आए, पहला चलौ साहब देखे, मत्था टेकिया
ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। भाजपा सांसद धर्मवीर से 36 का आंकड़ा रखने वाली कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री किरण चौधरी ने अब भाजपा के स्वास्थ्य राज्य मंत्री घनश्याम सराफ को चेतावनी दी है। किरण चौधरी मंगलवार को भिवानी स्थित अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली की रैली को लेकर तैयारियों पर चर्चा की और भाजपा को जनविरोधी सरकार बताया। किरण चौधरी ने कहा कि 20 सितंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर सभी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली में हरियाणा में भिवानी का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य किसानों के हित में जो संसद में लड़ाई लड़कर भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म कराया है, उसका जश्न मनाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल के मामले में कांग्रेस के दबाव के चलते ही भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। किरण चौधरी ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए वहां विधायक दल के नेता की हर चिट्ठी के माध्यम से की गई मांग को जवाब देने के समय से पहले पूरा किया जाता है, जबकि हरियाणा सरकार को वे अब तक 53 चिट्ठियां लिख चुकी हैं, जिनका जवाब या काम करना तो दूर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। किरण चौधरी ने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा में कृषि मंत्री हरटेल तक पानी पहुंचाने का दावा करते हैं, जबकि भिवानी में सिंचाई तो दूर पीने का पानी भी नहीं आता। किरण चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। आज कपास, ग्वार व बाजरे की फसल सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि सरकार को जल्द ही इनकी गिरदावरी कर पीड़ित किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली पानी के दाम बढ़ा दिए और सप्लाई कम कर दी। उन्होंने धान की फसल पर 1% मार्केट फीस वापस लेने तथा लोन पर मैन्युटेशन फीस वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। किरण चौधरी ने व्यापार में हरियाणा के 14वें नंबर पर और गुजरात को पहले नंबर आने के सवाल पर कहा कि सीएम रोज विदेश दौरे पर निवेश की बात कह रहे हैं। वहीं उन्होंने जाट आरक्षण पर कहा कि अब गेंद भाजपा के पाले में है। साथ ही उन्होंने सरकार से जाट आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। गए थे। आज का मेन मकसद तो ये है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं राम प्रताप हैं, 20 तारीख की जो रैली है वो सारी ड्यूटीज बांट दी हैं। और सच्चाई की बात ये है कि एक बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को, और ये केवल इसलिए संभव हो पाया कि राहुल गांधी ने ये लड़ाई शुरू करी भट्टा परसौल से, किसानों की आवाज उठानी शुरू करी और पूरा दबाव बना के रखा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कि आओ जी आओ पंडित जी। इसका नतीजा ये हुआ कि 3 बारी बीजेपी ने ऑर्डिनेंस लागू करा लैंड एक्विजिशन बिल पे, और उन्होंने चाहा कि पूंजीपतियों के हवाले जो है जमीन वो कर दी जाए। और दुर्भाग्य की बात है कि जो इतने बड़े बड़े वायदे करा करते थे चुनाव से पहले, वो चुनाव के तुरंत बाद जो है इस तरीके से, मतलब बैकडोर की तरफ से जो किसान की जमीन है उसको कहते हैं हथियाना चाहते थे। तो कांग्रेस ने इसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि मोदी साहब को और उनके लोगों को समझ आ गया कि अगर इसके अंदर उंगली टेकी गई तो क्या कहते हैं जला के ही निकलेगी, नहीं तो कोई दूसरा कोई मसला नहीं है। इसलिए उनको कहते घुटने टेकने पड़े, और ये संभव केवल इसलिए हो सका कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने ये लड़ाई लड़ी। अब बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो शायद इस चीज को जानते भी ना हो, लेकिन ये एक ऐसा कानून था कि जिसकी तलवार जो थी वो सिर के ऊपर इनके लटकी हुई थी। और हमारे किसान भाई के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हरियाणा के अंदर तो खासतौर से कृषि प्रधान प्रदेश है, चाहे आप लोग पत्रकारिता करते हो, कुछ करते हो, कहीं ना कहीं आप जो है कृषि से जरूर जुड़े होंगे, कोई ना कोई
फैमिली से, फ्रेंड से, इधर से उधर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हो कि जो जमीन है उसका महत्व जो है वो माँ के बराबर माना जाता है, इतना उसका महत्व दिया जाता है। और उसको कि मतलब माँ को जबरन ले लेना और जब मर्जी आए तब ले लेना, ये इनकी मंशा थी। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए इन्होंने काम करा है, तो ये जो है ये मंशा इनकी पूरी नहीं होने दी। और 20 तारीख को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, किसानों का सम्मान के रूप में। खेत मजदूर जो है, जो गरीब आदमी का जो हक है उसको जो मिला है, अधिकार उसको मिलने से जो कहते कांग्रेस ने मदद करी है, दिया है, और जो किसानों के जो मसले हैं उनके ऊपर भी चर्चा करी जाएगी। तो ये 20 तारीख को बहुत बड़ी रैली रामलीला ग्राउंड के अंदर करी जा रही है। आप जानते हैं हरियाणा की एक अहम भूमिका है, क्योंकि साथ से सटा हुआ है प्रदेश हमारा, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग ग्रैनरी हैं कंट्री की, मतलब बोल है, हम लोग सारा अन्न दाना जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा देता है, तो हमारे यहाँ से लाजमी है कि किसान भाई जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते, इसलिए किसानों के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मैंने गांव-गांव का दौरा किया है, मेरे को सारे अभी वासुदेव जी और ये राम प्रताप जी फौजी और ये सारे ढोला सब बता रहे थे कि किस तरह से लोग उतारू हैं, बैठे हुए हैं कि हम लोग जाएं और सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को सुने। मैंने खट्टर साहब को 5-6 महीने साथ, पता नहीं एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, एक चिट्ठी लिखी थी कि हरियाणा के अंदर ड्राउट लाइक सिचुएशन बनता जा रहा है। और सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ये होता है कि जो आने वाला जो सामने दिख रहा है उसको किस तरह से उसके लिए कार्रवाई उसके ऊपर करी जाए। तो वो सारी मैंने उसमें सुझाव रखे थे कि ऐसे ऐसे होने जा रहा है, तो अभी से ही अगर हमने ये सारी चीजों का ध्यान दिया तो हम किसान को निजात पहुंचा पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे को उस चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला। देखो, एक विपक्ष की नेता के होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि एक पॉजिटिव काम भी मैं करूं, क्योंकि मेरे चुनी हुई नुमाइंदा हूं, मेरे पास पूरे हरियाणा से फीडबैक आता है सीएलपी लीडर होने के नाते। तो ये जब फीडबैक मेरे पास आ रहा था और जब सारा पढ़ते थे सारा कुछ, मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी थी कि एक पॉजिटिव ढंग से चिट्ठी लिखी थी कि सरकार जो है उसके ऊपर चेताए और उसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन उसका आज तक एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया उस चिट्ठी का। इसी तरह से मैंने 53 चिट्ठियां और लिखी हैं इसके अलावा, जिनके एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आए हैं। और ये सारी की सारी जो है वो समस्याएं जो हैं वो जनहित के लिए हैं, मैं कोई अपने पर्सनल उस काम के लिए तो लिख नहीं रही। तो ये इस तरह से जो सरकार अगर ये होती है, कंसर्न होती है और ये समझती है कि भाई उसका दायित्व है काम करने का, तो इस तरह की जब बातें उनके सामने लेकर आई जाती हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो सुझाव दूसरे विपक्ष की तरफ से क्यों ना आ रहा हो। कई बार विपक्ष जो सुझाव देता है वो जो है सरकार को बहुत फायदा होता है उसका, क्योंकि विपक्ष को मालूम चलता है कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, छत्तीसगढ़ में अभी वहाँ के सीएलपी लीडर्स की हमारी मीटिंग थी राहुल जी के साथ, तो जब हम बात कर रहे थे आपस के अंदर, मतलब कहता है एक्नॉलेजमेंट आने से पहले सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर देती है। तो वो तो बल्कि दूसरी तरह से मेरे को यूं कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि ये तो हम इनको चेता रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा भाई हम जो लिख रहे हैं उसका तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आता है, तुम्हारा काम हो जाता है पहले। भिवानी से राजेश बिष्ट की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।